नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी यूपीएससी आईएएस लेक्चर सीरीज में। मैं हूं संदीप मानूधने और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशनशिप। यूपीएससी में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके साथ पूरा का पूरा फाइनेंस कमीशन जुड़ा हुआ है, इसके साथ पूरा जीएसटी की कहानी जुड़ी हुई है, इसके साथ क्या क्या नहीं जुड़ा हुआ है। साथियों, इससे पहले कि मैं सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस की बात करूं हमारे 15 मिनट की बहुत ही खूबसूरत लेक्चर में, मैं आपको वो सारे आर्टिकल्स एक ही स्नैपशॉट में दिखाना चाहता हूं जिससे सेंटर और स्टेट की रिलेशनशिप भारत में मैनेज होती है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आपको यहां पर लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस और फाइनेंशियल रिलेशन तीनों दिखाई दे रहे हैं। भारत एक क्वाज़ाई फेडरल स्टेट है, हम एक अर्ध संघीय राज्य हैं जहां एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स बनाया गया है। हमारा सेंटर, हमारी पार्लियामेंट जिस दिन चाहे किसी भी स्टेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, सीमाएं बदल सकती है, स्टेट्स कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भारत एज एन यूनियन इनडिस्ट्रक्टिबल रहेगा। यही हमारे संविधान ने हमें बताया। उस पूरे रिश्ते को परिभाषित करने के लिए इतने सारे स्टेट्स और एक यूनियन गवर्नमेंट, वैसे मजे की बात है हमारे संविधान में कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, यूनियन का इस्तेमाल हुआ है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कमेंट थ्रेड में मुझे जरूर बताइएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच का अंतर क्या होता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड आंसर्स। कमेंट थ्रेड को थोड़ा सा एक्टिव रखें, सेशन को लाइव आप देख रहे हैं या आप हमारे साथ देख रहे हैं, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और डेफिनेटली चैनल के साथ जुड़े। ये सारे आर्टिकल्स लेजिस्लेटिव रिलेशंस को डिफाइन कर रहे हैं, ये सारे आर्टिकल्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को डिफाइन कर रहे हैं और ये फाइनेंशियल को डिफाइन कर रहे हैं। एग्जाम के हिसाब से ये याद रखना जरूरी है। कुछ और लेजिस्लेटिव यहां भी हैं। प्यारे साथियों, फिस्कल फेडरलिज्म पर बात करते हैं, राजकोषीय संघवाद। इसके ऊपर काफी सारे सवाल मेंस में आते रहते हैं। इस साल का जो मेंस हुआ है 2021 का, मुझे बहुत 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 आपको बताते हुए खुशी है कि हमने जो पूरा पैकेज हमारे स्टूडेंट्स को दिया, जो पूरा रेगुलर कोर्स है, अब तो हमने पावर पैक में और रिफाइन कर दिया है, साथ में हमारा करंट अफेयर बूस्टर प्रीमियम है और पावर ऑफ 10 है। ये मिलाकर जो पैकेज है 100% क्वेश्चंस इसी में से आए हैं। ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूं, पूरे आप आत्मविश्वास से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं मेंस की अभी बात कर रहा था और जहां तक एसेस का है तो आप समझ सकते हैं वो फिलोसॉफिकल और एब्स्ट्रैक्ट एक अलग बात होती है, तो उसकी भी हमने बहुत अच्छे से लोगों को इनपुट दिए थे। वर्टिकल इम्बैलेंसेस, हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंसेस और डेवलपमेंटल इम्बैलेंसेस, भारत में 3 तरह के असंतुलन हैं जब हम फिस्कल रिलेशनशिप की बात करते हैं। वर्टिकल इम्बैलेंसेस को दूर करने का तरीका है कि जो डिविजिबल पूल में पैसा आएगा ऊपर से नीचे उसको बांट दिया जाएगा। हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंसेस को दूर करने का तरीका है कि राज्यों के बीच के जो असंतुलन है उनके लिए एक फॉर्मूला फाइनेंस कमीशन देगा। वही सबसे मेन फॉर्मूला होता है जिसमें 4-5 पैरामीटर्स होते हैं जो हर 5 साल में बदल जाते हैं क्योंकि देश बदलता चला जा रहा है। और डेवलपमेंटल इम्बैलेंसेस जो होते हैं उसमें वो बहुत कोशिश करता है फाइनेंस कमीशन कि और किसी तरह के ग्रांट देके अलग अलग स्टेट्स के बीच का डेवलपमेंटल इम्बैलेंस कम करे। तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डेवलपमेंटल इम्बैलेंसेस, हमारे संविधान में इन सभी चीजों को पहले से एंटिसिपेट किया गया था और हमारे संविधान में इन तीनों चीजों के लिए प्रॉपर प्रावधान करके दिए गए हैं। तो साथियों, अब हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि कुछ यूजफुल डेफिनेशंस क्या होगी। जब आप सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस की बात करते हैं तो हमारा संविधान कुछ चीजों को पहले पॉइंट से परिभाषित कर देता है। टैक्स डेवल्यूशन यानी कर न्यागमन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डेवल्यूशन यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर न्यागमन। उसके बाद आते हैं प्यारे साथियों डिविजिबल पूल यानी जो टैक्सेस का भाज्य पूल इकट्ठा होगा। उसके बाद आते हैं ग्रांट्स इन एड यानी अनुदान सहायता। उसके बाद फिस्कल कैपेसिटी और इनकम डिस्टेंस यानी कि राजकोषीय क्षमता और आय दूरी। स्पेशल कैटेगरी स्टेट और जनरल कैटेगरी स्टेट, अब ये डिवीजन खत्म हो गया है लेकिन पहले कई सालों तक इसने बहुत मदद की, खासतौर पर हिमालयीन राज्यों के लिए और जिनकी अपनी कुछ नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स थी। तो जब हम टैक्स डेवल्यूशन की बात करते हैं तो अनुच्छेद 280 के तहत जिसमें फाइनेंस कमीशन बनता है और उसका सबसे बड़ा काम ही है डेवल्यूशन का फॉर्मूला देना। बेसिकली जो कुछ भी टैक्सेस भारत में इकट्ठे हो रहे हैं वो हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच कैसे बटेंगे
उस नियागमन को, अवक्रमण की प्रोसेस को टैक्स डेवल्यूशन कहते हैं। अब जैसे आप इनकम टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स को कलेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को यह काम दे दिया जाए। इसीलिए हमारे यहां सेंट्रल गवर्नमेंट एकमात्र इनकम टैक्स चार्ज करती है, लेकिन वो स्टेट्स को फिर आगे बांट देती है। अमेरिका में स्टेट्स भी अपना अपना इनकम टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो व्यवस्था हर देश की अलग अलग हो सकती है। भारत में वो व्यवस्था नहीं है जो अमेरिका में है। और ये टैक्स डेवल्यूशन आज हमारे राज्यों के लिए पैसा पाने का सबसे बड़ा सोर्स बन चुका है, और इसीलिए सक्सेसिव फाइनेंस कमीशन ने इस पे बहुत बल दिया है। दूसरा है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डेवल्यूशन। मैंने अभी आपको जो ये इम्बैलेंसेस बताए थे, हॉरिजॉन्टल का मतलब है राज्यों के बीच, और वर्टिकल यानी केंद्र से राज्य। तो सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला आएगा वर्टिकल का। वो पैसा एक बार तय हो गया कि डिविजिबल पूल का जो बंटवारा हो गया, जिसमें सेसेस सरचार्जेस नहीं होते हैं, वो अब राज्यों में कैसे बटेगा। यहां पर सारी पॉलिटिकल इकोनॉमी के कंपल्शंस भी सामने आने शुरू हो जाते हैं। डिविजिबल पूल का मतलब यह है कि वो जो जीटीआर है, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, जो बटेगा, सेसेस सरचार्जेस बाहर हो गए, उपकर और अधिभार। पिछले 10 सालों से भारत में सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने एक छोटी सी शरारत की है। शरारत यह की है कि उन्होंने सेसेस और सरचार्जेस अनाप शनाप बढ़ा दिए। लाखों करोड़ों के सेसेस और सरचार्जेस कमा रहे हैं। 14 फाइनेंस कमीशन और 15 फाइनेंस कमीशन दोनों लगातार सरकार को चेतावनी देते रहे, ऐसा करने से फिस्कल इम्बैलेंसेस क्रिएट होंगे, स्टेट्स फ्रस्ट्रेट होंगे, सरकारें सुनती नहीं है। वर्तमान सरकार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए इतना सारा पैसा सेसेस और सरचार्जेस में इकट्ठा कर लिया है कि डिविजिबल पूल का कोई भी रेशियो फाइनेंस कमीशन दे, स्टेट्स को उतना फायदा होता नहीं है। तो नागरिक टैक्स दे रहे हैं, वो स्टेट्स तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि सेसेस एंड सरचार्जेस आर नॉट शेयरेबल एट ऑल। मैं आगे 15 फाइनेंस कमीशन के ग्राफ के साथ आपको बताऊंगा। तो ये ठीक नहीं है। आइडियली सेसेस एंड सरचार्जेस शुड बी जीरो इन एन आइडियल इकोनॉमी। व्हाई विल यू नीड अ सेस? Why will you need a surcharge? You are already managing things so well कि कोई स्पेसिफिक पर्पस का सेस अलग क्यों लेना है? सीधे कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाल के आपको स्वच्छ भारत करना है तो कर लीजिए, उसका सेस क्यों लगाना है? टैक्स के ऊपर टैक्स, सरचार्ज क्यों लगाना है? आपकी प्लानिंग पहले दिन से ऐसी होनी चाहिए कि जितना समुचित रेवेन्यू चाहिए वो आपने पहले दिन से कर लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा होता नहीं है, तो इस तरह का मैनेजमेंट किया जाता है। ग्रांट इन एड्स वो सारे फाइनेंशियल हेल्प होती है पब्लिक फंडिंग की, जो स्टेट्स को दी जाती है हॉरिजॉन्टल बैलेंसेस को रेक्टिफाई करने की। और इसके लिए आर्टिकल 275 5 तरीकों से तय करता है कि कितना पैसा किसको मिलेगा। फिस्कल कैपेसिटी और इनकम डिस्टेंस में फाइनेंस कमीशन ये देखता है कि भारत का अगर एक एवरेज लेवल है पर कैपिटा इनकम का, तो कौन सा स्टेट उसके ऊपर है, कौन सा स्टेट उसके नीचे है। जो स्टेट उसके बहुत ऊपर होंगे उनको बहुत ज्यादा मदद करने के बजाय जो बहुत नीचे होंगे उनको पहले मदद की जाएगी। इस वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर स्टेट जैसे कि उत्तर प्रदेश वगैरह, वो काफी सारे फंड ले जाते हैं जो उनकी जरूरत भी है। हालांकि ऐसा कब तक चलेगा ये बड़ा देखने लायक होगा आने वाले 20 सालों में। स्पेशल कैटेगरी और जनरल कैटेगरी, अब ये डिस्टिंक्शन जो है हट चुका है। साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरे बहुत ही अद्भुत पावर पैक यूपीएससी मंथली सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम में। भारत में इस तरह का यूनिक प्रोग्राम है नहीं। आप आइए, दिस विल फिट एवरी बजट। मंथली बेसिस पर 7 महीने का कोर्स होता है, 7-7 महीने की साइकिल्स चलती हैं। आप आ सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर आप चाहें तो रिन्यू ना कराएं, लेकिन एक बार आ जाएंगे तो आप कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ ही 7 महीने रहेंगे। इसके साथ करंट अफेयर बूस्टर प्रीमियम और पावर ऑफ 10 पूरा मिलता है। इस साल का जो हमने पूरा एनालिसिस मेंस का देखा, हमने प्रैक्टिकली 100% सारी चीजें कवर की हैं। तो हम पूरे कॉन्फिडेंस से आपको बोल रहे हैं, आइए जुड़िए और सबसे बढ़िया पढ़ाई हमारे साथ कीजिए। जब हम बात करते हैं फिस्कल फेडरलिज्म की, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल यूनिट, हमारा संविधान इतना खूबसूरत है कि उसने एकात्मक फीचर्स भी दिए, उसने संघीय फीचर्स भी दिए। सो यू हैव द यूनिटरी फीचर्स एंड यू ऑल्सो हैव द फेडरल फीचर। ये रहे कुछ यूनिटरी फीचर जो केंद्र को ताकत देते हैं। ये केंद्र शब्द बड़ा मजेदार है। केंद्र बोले या संघ बोले, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन बोलते हैं कि हम आज से सेंट्रल गवर्नमेंट बोलना बंद कर रहे हैं, हम केवल यूनियन गवर्नमेंट बोलेंगे, क्योंकि सेंट्रल में ऐसा लगता है कि कोई हमारे ऊपर बॉस बैठा है, जबकि ऐसा नहीं है, वी आर ऑल इक्वल्स। और यूनियन में लगता है कि समवन इज होल्डिंग एवरीथिंग टुगेदर। तो दैट्स अ वेरी फिलोसॉफिकल एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग एंगल विच हैज कम अप इन दिस डिबेट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। देन यू हैव द फेडरल फीचर्स। ये सारे संघीय फीचर्स हैं जहां पर हमारे राज्यों को ताकत मिली। समझ में आया आपको?
और इस तरह से धीरे 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 70 सालों में यह रिश्ता परिभाषित पुनर्परिभाषित होता रहा। समय समय पर सरकारिया आयोग, पूंछी कमीशन, ये सब बने और उन्होंने इसके ऊपर बहुत विस्तृत रिपोर्ट्स दी और उन रिपोर्टों के आधार पर सरकार ने इनकी कुछ कुछ रिपोर्ट्स के हिस्से एक्सेप्ट किए। ज्यादातर इन रिपोर्टों पे काम नहीं होता, ये बड़ा दुर्भाग्य है भारत का। आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1 देख लें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 2 देख लें, सरकारिया कमीशन देख लें, पूंछी कमीशन देख लें, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन फार्मर इनकम कमीशन देख लें। रिपोर्टें अच्छी खासी बनती हैं जो तकिए का काम बहुत अच्छा कर सकती हैं, लेकिन उनको शब्दशः इंप्लीमेंट करने में हमारी व्यवस्था केवल पार्शली ही सफल होती है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर, बड़ा स्टडी है रिस्पेक्टिव ऑफ हु इज इन द गवर्नमेंट। तो ये सरकारिया ने पूरा का पूरा एनालिसिस दिया। जैसे जैसे कोalition गवर्नमेंट्स आती गईं, वैसे वैसे फेडरलिज्म की मांग मजबूत होती गई और कोalition में फिर किस प्रकार से स्टेट्स को ज़्यादा फंड मिले उस पर काफ़ी इवोल्यूशन और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट में अमेंडमेंट्स वगैरह भी लाए गए। एक जनरल एग्रीमेंट यह है कि टैक्स डेवोल्यूशन में हमेशा टेस्ट ऑफ प्रोग्रेसिविटी फॉलो होनी चाहिए। यह बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि टैक्स डेवोल्यूशन शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फिस्कल कैपेसिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फिस्कल नीड। जितना भी आप कर आगे बांटेंगे सेंट्रल डिविजिबल पूल में से, वो सीधे सीधे वेरी करना चाहिए आपकी राजकोषीय आवश्यकताओं के हिसाब से और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए राजकोषीय क्षमता से। तो आप अगर बहुत आपकी कैपेबिलिटी है टैक्सेस लेने की, तो कंपेयर टू अदर स्टेट्स हम आपको थोड़ा कम देंगे, और अगर आपकी आबादी और दूसरी चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं और आपकी ज़रूरत है तो हम थोड़ा, तो ये बैलेंस करके चलते हैं, डायनामिक बैलेंस, उसी को वो फॉर्मूला कहते हैं। क्षमा चाहता हूं, वो हिंदी थोड़ा बिगड़ गया, अगली बार उसको ठीक कर लेंगे। तो हमारे पूरे के पूरे संविधान के ढांचे में ये पार्ट 12 में आता है जो हमने यहां पर देखा, आर्टिकल 264 से 300 फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स में। ये है वो आर्टिकल जिनकी हमने बात की थी। ये सारे फाइनेंशियल रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। जब आप तैयारी करेंगे यूपीएससी की तो प्रैक्टिकली पूरा का पूरा संविधान ही आपको पढ़ना पड़ेगा। कितने आर्टिकल से मुझे बता दीजिए, और अभी तक एग्जैक्टली कितने अमेंडमेंट्स इफेक्ट हो चुके हैं वो भी जरूर कमेंट थ्रेड में बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों, फाइनेंस कमीशन भारत की वो सफलता रही है जो 15 बार प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट हुए, बराबर उन्होंने अपनी रिपोर्टें दी, सरकारों ने ज्यादातर उनकी बातें मानी, एंड दिस इज वन ऑफ द रनिंग इंस्टीट्यूशनल सक्सेस स्टोरीज ऑफ इंडिया, द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो फाइनेंस कमीशन ही बेसिकली आर्टिकल 280 के तहत सरकार को सबसे बड़े सजेशन देता है कि भाई सेंट्रल टैक्सेस कैसे बटेंगे, सेंट्रल ग्रांट्स कैसे बटेंगे, स्टेट फाइनेंस में आरएलबी यूएलबी को कितना पैसा दिया जाएगा, और कोई भी दूसरा मैटर जो टर्म ऑफ रेफरेंस में भारत सरकार दे। ये अभी तक के 15 वित्त आयोग हैं। कैसी भी सरकार हो, लेफ्ट विंग हो, राइट विंग हो, सेंट्रिस्ट हो, भारत में अभी तक किसी ने भी यूनियन फाइनेंस कमीशन के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है। सरकारों को पता है इंडिया एज अ यूनियन को अगर स्मूथली चलाना है तो जो इसका डीएनए है वो है ये फिस्कल रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर उसको छेड़ दिया तो सब तितर बितर हो जाएगा। एंड दैट इज वाई मच द क्रेडिट ऑफ आवर पॉलिटी दे हैव पेड ड्यू रिस्पेक्ट टू द फाइनेंस कमीशन, जो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से काफी सारी चीजें फाइनेंस कमीशन की भी हैं। इनके जो फॉर्मूले होते हैं वो आपके सामने हैं। 15वें वित्त आयोग का फॉर्मूला बदल गया। उसके पहले 9th 11 12 13 और 14 का जो फॉर्मूला था वो आपके सामने है। सबके फॉर्मूले अलग अलग रहे हैं और ये हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन के लिए होते हैं। वर्टिकल का तो एक फॉर्मूला आता है, एक नंबर आ जाता है। तो अगर आपको बिल्कुल सरलता से समझना है कि वित्त आयोग कैसा पैसा बांटता है, ये बिल्कुल सीधा चार्ट बता देगा आपको। डिविजिबल पूल में जो पैसा आया, ये स्टेट्स को इतना पैसा जाएगा, ये 42% का नंबर आ गया। उसके बाद ग्रांट इन एड जो फाइनेंस कमीशन देगा वो इतना आ गया। फिस्कल स्पेस ऑफ यूनियन दिस प्लस दिस -100, ये राज्य के पास, केंद्र के पास पैसा बचा, और एग्रीगेट ट्रांसफर में इसमें से कुछ हिस्सा वापस गया। तो राज्यों को क्या मिला? जो टैक्स डेवोल्यूशन हुआ, जो ग्रांट इन एड हुए, और फिस्कल स्पेस में से जो कुछ कंपलसरी ट्रांसफर्स देने थे अलग अलग स्कीमों में, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये पैसा राज्यों को चला गया। खत्म कहानी, दैट्स इट। ये है फाइनेंस कमीशन का पूरा काम। तो दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ गया। इस तरह के चार्ट्स और डेटा सब अवेलेबल हैं जो हमें बताते हैं
कि कैसे कैसे पिछले 70 सालों में काम हुआ है। 15 फाइनेंस कमीशन ने 2 रिपोर्टें दी। वो आया तो था 5 साल का काम करने, लेकिन 2020-21 की पहले इंटरिम रिपोर्ट दी, क्योंकि उस वक्त स्लोडाउन बहुत भयंकर आ गया था और फिर पैंडेमिक आ गया, और फिर 2021 से 26 की उसने 5 साल की रिपोर्ट दी, और ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। काफी सारी चीजें भारत सरकार टर्म्स ऑफ रेफरेंस में करवाना चाहती थी, काफी कंट्रोवर्सीज भी रही, लेकिन श्रीमान एनके सिंह साहब की तारीफ करनी होगी। जितना डिप्लोमेटिकली उन्होंने मैनेज किया चीजों को, तारीफ के काबिल है। और ये बड़ा अच्छा वर्टिकल फिस्कल गैप का कॉन्सेप्ट, इसको पढ़ के हमें कमेंट्स में एक बार समझाइएगा। तो दोस्तों, आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह आपको समझ में आ रहा है कि किस प्रकार भारत सरकार सेसेस में बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करती चली जा रही है। तो जब हम सेसेस की बात करते हैं तो यह रहा 15 फाइनेंस कमीशन का पूरा एक्सप्लेनेशन। भारत सरकार द्वारा सेसेस और सरचार्जेस में ये जो लाखों करोड़ों रुपए हो रहे हैं, बढ़ता जा रहा है। फाइनेंस कमीशंस ये चाहते हैं कि सरकारें इसको जीरो कर दें, लेकिन यूनियन को यह समझ में आ गया है कि मैं कंटिन्यूसली लाखों करोड़ों कमाऊं और स्टेट्स को ना शेयर करूं, उसका एक ही रास्ता है। तो नेचुरली स्टेट्स भी फ्रस्ट्रेटेड है। जीएसटी से संबंधित काफी सारी चीजें हम पढ़ा रहे हैं क्लासेस में। यहां मैं आपको वो नोट दिखा रहा हूं, उसका सैंपल दिखा रहा हूं। दीज आर सम ऑफ द की चैलेंजेस इन जीएसटी फ्रॉम डे वन, जिनको धीरे धीरे सॉल्व किया जा रहा है। 4 साल हो गए हैं, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व देम। और आगे के लिए जीएसटी का जो रास्ता होगा, एक लंबी यात्रा के बाद यहां तक आने के बाद, इन चीजों को जीएसटी के दायरे में लाना, कंपनसेशन सेस के सारे झगड़े निपटाना, और फाइनली ये जो बहुत अच्छा कलेक्शन 1.25 लाख करोड़ पर मंथ से ऊपर का बना हुआ है, उसको मेंटेन करना। और ये आगे के सारे रिफॉर्म्स हैं। इसी के साथ आज की हमारी इस क्लास को विराम देते हैं। बड़ा टॉपिक रहता है, मैं कोशिश करता हूं 15 मिनट में प्रिसाइज बातें आपको करूं। तो मैं आप सबका इंतजार कर रहा हूं पावर पैक कोर्स में, लिंक नीचे दी है। आज के आज ज्वाइन करें और इस क्वालिटी को एंजॉय करें। कल मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। नमस्कार, जय हिंद।